मैंने हमेशा से यही सुना था कि शादी के बाद की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। अक्सर लोगों का यही कहना होता है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो ससुराल में बहू को बेटी जैसा प्यार नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मेरे ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरे ससुर, ननंद और मेरे पति, और सभी बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर का मिजाज बहुत ही सादा था। वो अक्सर कम ही बात करते थे और जब भी बोलते तो बहुत हल्की आवाज़ में बोलते थे और हमेशा अपनी नज़रें नीचे रखा करते थे। मैंने कभी अपने ससुर को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए नहीं सुना। आज भी मैं खाना बनाकर रसोई से जल्दी फ्री हो गई थी और अपने पति के घर आने का इंतज़ार कर रही थी कि तभी अचानक से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मुझे अपने पति की फ़िक्र होने लगी कि वो कैसे बारिश में घर आएंगे। सावन का महीना था और आज दोपहर से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बादलों की गरज और बिजली के चमकने से हमेशा से ही बहुत डर लगता था। जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से ये मेरी पहली बारिश थी और हमेशा मैं यही सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश मैं अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन शाम होते ही मेरे पति ने फ़ोन किया कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है, इसलिए वो आज घर नहीं आएंगे और अपने ऑफिस में ही रुकेंगे कि जब बारिश रुक जाएगी तो वो तभी घर आ पाएंगे। मैं ये सुनकर बहुत घबरा गई थी और मैंने जल्दी से जाकर ये बात अपने ससुर जी को बता दी कि आज नितिन घर नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने कहा कि बहू तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अक्सर बारिश के मौसम में नितिन ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन ये रात इतनी भयानक थी कि वक्त गुजर ही नहीं रहा था। कई घंटों से लगातार बारिश हो रही थी और बादलों की आवाज़, बिजली की गड़गड़ाहट से डर की वजह से मेरा दम निकल रहा था और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक ही कोने पर सिमट रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से चमकती हुई बिजली साफ नज़र आ रही थी और अब मैं अकेली अपने कमरे में और नहीं रह सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपनी ननंद सीमा के साथ उसके कमरे में सो जाऊं। मैं डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपनी ननंद के कमरे में जाने लगी। मेरा डर से बुरा हाल था। मेरी ननंद का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, मेरे ससुर जी के कमरे की बराबर में, और मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था और इसी वजह से मुझे अंधेरे में नीचे जाते हुए डर लग रहा था क्योंकि मैं ऊपर फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी और बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपनी ननंद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची। दरवाज़ा शायद अंदर से बंद नहीं था, इसीलिए मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मुझे कमरे में हल्की हल्की रोशनी नज़र आई। मैं बेधड़क होकर कमरे में चली गई और मेरे सामने जो मंजर था उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा वो गलत कैसे हो सकता है। सीमा सिसकियाँ लेकर रो रही थी और उसकी सिसकियाँ मुझे सुनाई दे रही थी और वो किसी तरह मेरे ससुर से अपने आप को बचाना चाहती थी। मैं ये सब देखकर सहम गई कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह गलत कैसे कर सकता है। इस वक्त मुझे मेरा ससुर एक वहशी दरिंदे की तरह लग रहा था जो मेरी ननंद पर जुल्म कर रहा था। मेरी सास को गुजरे हुए बहुत ज़माना हो गया था और पता नहीं सीमा के ऊपर ये अत्याचार कब से हो रहा था। आज मुझे समझ आया कि सीमा का मिजाज ऐसा क्यों था। उसके गुमसुम रहने की वजह मुझे आज पता चल गई थी। मैं जान चुकी थी कि उसकी खोई हुई आंखों का राज क्या था। मेरा नाम रश्मि है और आज से 4 महीने पहले इस घर में मेरी शादी हुई थी। नितिन ने मुझे एक शादी में देखा था और उसने मुझे वहाँ पर ही पसंद कर लिया। इसके बाद उसने मेरा रिश्ता भेजा और मेरे घर वालों ने नितिन के बारे में जांच पड़ताल की और उन्हें पता चला कि लड़के का परिवार छोटा है और लड़के का अपना एक कारोबार है और पॉश इलाके में खुद का घर है। तो उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी और हमारा रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद अक्सर हम एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही तो गुजारनी थी। 1 महीने के अंदर ही हम दोनों की शादी हो गई।
शादी से पहले ही मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि जब घर में ननंद होती है तो रिश्ते निभाने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो अपने बाप और भाई की लाडली होती है। और मैं भी यही सोचकर अपने ससुराल आई थी कि सीमा की वजह से मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सीमा दूसरी नंदों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रखरखाव बहुत सादा था। वो हमेशा खामोश रहती थी और अपने काम से काम रखती और ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद पड़ी रहती थी। मैं जब भी उसे ज़बरदस्ती करके कमरे से बाहर निकाल देती थी तो वो काम में हाथ बटाकर अपने कमरे में फ़ौरन ही चली जाती थी। कभी कभार तो मुझे उसे खाने के लिए भी बार बार बुलाने जाना पड़ता था और वो खाना खाते ही अपने कमरे में ऐसे भागती थी जैसे उसके कमरे में कोई राज छुपा हुआ हो। मेरे ससुर जी उससे हमेशा यही कहा करते थे कि हर वक्त कमरे में अकेली ना रहा करो, थोड़ा बहुत बाहर निकलकर हमारे साथ भी बैठ जाया करो। लेकिन सीमा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी और जब मैं उससे ज़्यादा सर होती थी तो वो ये बात कहकर ख़त्म कर देती थी कि उसे पढ़ाई करनी है, तो मैं भी फिर उससे कुछ नहीं कहती। और जब शाम को नितिन ऑफिस से घर आते तो मैं उनसे यही कहती कि आपकी बहन सीमा तो खामोश ही रहती है। तो इस पर वो मुझसे कहते कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, माँ के गुजर जाने के बाद वो अकेली हो गई और हालात ने उसे ऐसा बना दिया। जब माँ जिंदा थी तो वो सबके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई है और बेहतर यही है कि तुम भी उससे कुछ ज़्यादा ना कहो। पिताजी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़े वक्त में वो खुद ही संभल जाएगी। मैंने भी अब सीमा से बात करना छोड़ दिया कि अच्छा ही है कि वो घर के किसी मामले में नहीं पड़ती और मुझे उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वरना मेरे दोस्तों ने तो मुझे आज तक यही बताया था, ननंद अपनी भाभी का जीना दुश्वार कर देती है, उन्हें चैन से जीने नहीं देती कि वो दूसरे घर से आकर कैसे हमारे घर में राज कर सकती हैं। मैं शादी करके इस घर में यही सोच कर आई थी कि सीमा मेरा जीना दुश्वार कर देगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। अगर वो खाना खाने नहीं आती तो मेरे ससुर जी खाना लेकर उसके कमरे में ही जाते और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। वो ज़्यादातर उसके कमरे में ही रहा करते थे, लेकिन सीमा का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वो हमेशा उनसे गुस्से में ही बात करती थी। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज़ लेकर आते तो उसका रवैया उनके साथ ऐसा होता था कि जैसे वो उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। मुझे हमेशा ही उसका रवैया बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद तो बच्चों को पिता से दुगनी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वो तो अपने पिता से बहुत दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना उसका ख्याल रखते उतना ही मेरा भी ध्यान रखते थे। मुझे अपने ससुराल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, तो मैं सीमा के रवैये के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती थी। शादी के बाद जब मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया तो सुनकर माँ को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा कि भगवान का शुक्र कर कि तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है और अपने काम से काम रखा कर, ऐसा न हो उसे छेड़कर अपने लिए मुसीबत मोल ले। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी। उस दिन के बाद से मैं कभी सीमा से खुद बात ही नहीं करती। मैं खाने के बाद जल्दी ही ऊपर अपने कमरे में चली आती और फिर सारी रात नीचे नहीं जाती। हम दोनों की एक अलग ही दुनिया थी। नितिन और मैं एक दूसरे के लिए काफ़ी थे, इसीलिए हमें अपने आसपास कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए और जैसे ही सीमा स्कूल से आई तो उसे अपने पास बैठाकर उसे खिलाने लगे। जब उन्होंने सीमा को खिलाना शुरू कर दिया तो सीमा ने बहुत गुस्से में झुंझलाकर खाने से मना कर दिया, तो वो ज़बरदस्ती अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। मैं वहीं बैठी ये सब कुछ देख रही थी और देखकर मैं सोचने लगी कि सीमा कितनी खुश नसीब है कि जिसे इतना प्यार करने वाले पिता मिले, लेकिन उसे कदर ही नहीं है। इसके बाद वो अचानक से उठकर बहुत तेज़ी से अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे जाता देखा तो मेरे ससुर जी ने मेरी नज़रें भांप ली और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है, इसीलिए वो इस तरह उठकर चली गई। लगता है कि अगर मैं वक्त पर उसकी माँ का सही से इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ यहाँ बैठी होती, लेकिन भगवान ने उसकी माँ की इतनी ही उम्र लिखी थी। मैंने इसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया है और दिन रात भागता रहा,
लेकिन इसकी माँ की किस्मत में बस इतनी सी ही ज़िंदगी थी। मैं तो खुद इसकी माँ के जाने के बाद से बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन सीमा को ये बात कैसे समझाऊँ। ससुर जी की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल गम में डूब गया। उम्र के इस पड़ाव पर वो किस कदर परेशानियों का सामना कर रहे थे। पत्नी की जुदाई के साथ साथ वो बच्चों के दुख भी झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर जी से कहा कि पिताजी आप परेशान न हों, वक्त के साथ साथ सीमा खुद ही समझ जाएगी, आप अपनी कोशिशें करते रहें। मेरी बात पर सर हिलाते हुए वो खाने की प्लेट लेकर सीमा के कमरे की तरफ चले गए और मैं मुस्कुराकर देखती रही। शाम तक वो सीमा के साथ उसी के कमरे में थे, यहाँ तक कि मैंने खाना भी पका दिया और सफाई भी कर दी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी सीमा के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा उन दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम, और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज़ का यही रूटीन था। मेरे ससुर जी सीमा के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और सीमा उन्हें और ज़्यादा नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे सीमा से जलन महसूस होती। वो कितनी खुशनसीब है कि उसका बाप उसको हर चीज़ लाकर देता है और उसके हर नखरे को सराखों पर बिठाता है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने बाप की तीसरी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरे ससुर जी सीमा से करते थे, ऐसी मोहब्बत और तवज्जो मेरे बाप ने कभी मुझे नहीं दी थी। मेरे बाप तो हम बेटियों से काफ़ी दूर रहते थे और अगर कभी हमसे कोई बात करनी होती तो हमेशा माँ का सहारा लेते। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे ससुर जी का सीमा के पीछे पीछे फिरने का असली मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज़ न होती और बिजली कड़कने की आवाज़ से मेरी जान नहीं निकली होती तो शायद मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरे ससुर जी अपनी बेटी को अपनी ज़रूरत के लिए बर्बाद कर रहे हैं। मैं जैसे ही उस रात कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे ससुर सीमा को ज़बरदस्ती जकड़कर उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे। आसपास का उन्हें बिल्कुल भी होश ही नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें मेरे आने की भी खबर नहीं हुई। मेरे ससुर जी पर बुरी तरह से शैतान सवार था और सीमा, जो कि बिल्कुल नाजुक सी थी, अपने बाप के रहम करम पर थी। उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत न थी कि जो मेरे ससुर जी को हटा सके। न जाने वो कब से ये सब कुछ झेल रही थी। उसका चुपचाप रहना और अपने बाप से चेतना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी हर एक आदत के पीछे जो वजह छुपी हुई थी, मुझे आज वो समझ आ रही थी। जैसे ही मेरे ससुर जी को मेरे वहाँ होने का एहसास हुआ, वो सीमा को छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर शॉक्ड रह गए। शायद उनके दिमाग में भी ये बात नहीं होगी कि रात के इस टाइम मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। उनको लगा होगा कि मैं अपने कमरे में ही होंगी। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गए और वो घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको क्या चाहिए? मैंने आगे बढ़कर सीमा का हाथ पकड़ा, उसे अपने पीछे छुपा लिया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो मैं चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहती हूँ, ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना न बने। ये सुनते ही मेरे ससुर जी एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। सीमा ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। मैं उनकी इस बात पर हैरान हो गई, क्योंकि कैसा ढीठ आदमी था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद भी झुठला रहा है। मैंने गुस्से में कहा कि आप कैसे बगैरत इंसान हैं। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आपको ज़रा भी शर्म और पछतावा नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फ़ोन करके यहाँ बुला लूँगी। मेरी ज़रा सी धमकी से डरकर वो कमरे से बाहर चले गए और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सीमा की हालत बहुत ख़राब थी और डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आगे बढ़कर मैंने उसे गले लगा लिया। ऐसा करते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। न जाने कितने समय का गम था जो उसके दिल में छुपा हुआ था, इसीलिए मैंने उसे छुपाया नहीं बल्कि रोने दिया।
रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू किया कि वो 11 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर से हुई। सीमा की ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उससे बीच में रोकते हुए पूछा कि क्या तुम मेरे ससुर की सगी बेटी नहीं हो? जिस पर सीमा ने नहीं में सर हिला दिया और कहने लगी कि मेरे सगे बाप ने तो मेरी माँ को कुछ ही सालों के अंदर तलाक दे दी थी और सीमा को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया था, जबकि माँ सीमा को नहीं लेना चाहती थी। सीमा ने बताया कि इसकी माँ का ये मानना था कि सीमा की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे सीमा की खातिर सारी ज़िंदगी अपने आप को एक बूढ़ी औरत बनाकर रखना होगा, जिसकी ना कोई उमंगें होंगी और ना ही उसका कोई दूसरा सहारा होगा। लेकिन अचानक ही सीमा की माँ ने नितिन के पिताजी से शादी कर ली। सीमा की माँ के साथ सीमा का भी बहुत ख्याल रखते थे। सीमा की माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिल गया है जो उसका तो क्या, उसकी सौतेली बेटी तक का ख्याल रखता है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके पिता की नीयत में खोट है। सीमा ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी उसके पिताजी उसके साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। सीमा की उम्र तब 12 साल थी और वो अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसे सही गलत का अंदाज़ा होने लगा था। वो समझ रही थी कि उसका सौतेला बाप उससे क्या चाहता है और किस तरह से उसे देखता है और उसके साथ किस तरह की हरकतें करता है, उसे कहाँ कहाँ छूता है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो अपनी माँ की वजह से खामोश थी। वो नहीं चाहती थी कि इस बार अपनी माँ की तलाक का कारण वो खुद बने। सीमा सिसकियाँ भरते हुए बता रही थी कि नितिन के पिता यानी मेरे ससुर जी उसकी माँ की मौजूदगी में ही उसे ज़बरदस्ती कमरे में सोने पर मजबूर करते थे और जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वो सीमा को परेशान करने लगते। कुछ वक्त मैं ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने के बजाय उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप के बारे में कैसी बातें कर रही हो? वो तो हर वक्त तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं और तुम ऐसे अच्छे इंसान पर ये किस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो? मेरी सगी माँ ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं किसी और से क्या शिकवा और गिला करती। दिन ऐसे ही गुजरते गए और दिन गुजरने के साथ साथ मेरा ये सौतेला बाप और ज़्यादा शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। पहले तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही परेशान करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान होने लगी वो अपनी हद पार करता जा रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने अपनी सारी हदें तोड़ दी। उस दिन मेरी माँ किसी काम से बाज़ार गई हुई थी और जब वापस आई तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी सगी माँ मुझे ही इस बात का दोष देने लगी कि मैंने उसके पति को बहका दिया है और अपनी जवानी और अदाओं से अपने सौतेले बाप पे ही डोरे डाल दिए हैं। उन्होंने फ़ौरन मेरे मुंह पर चांटा मारा और मुझे आस्तीन में छुपी हुई एक नागिन कहने लगी जिसने अपनी माँ का घर ख़राब किया है। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद हालात की मारी हुई हूँ और काफ़ी सालों से इस आदमी की हैवानियत से परेशान हूँ। लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उसे ये बात बर्दाश्त न हुई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद ज़िंदगी की बाजी हार गई और मौत को गले लगा लिया। लेकिन जाने से पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका खुद का पति है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे इस माफ़ी की अब कोई ज़रूरत नहीं थी, ना ही इसकी चाहत थी, क्योंकि अगर मेरी माँ कुछ दिन पहले मेरी बातों पर यकीन कर लेती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती और मैं बर्बाद होने से बच जाती और यूँ रोज़ रोज़ अपने ही सौतेले बाप के हाथों बर्बाद न होती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक अकेली औरत के लिए तो सारा ज़माना ही लुटेरा बन रहा है। यहाँ अकेली लड़की को देखकर हर किसी के अंदर दरिंदा जाग जाता है और मैं तो फिर भी जवान लड़की हूँ। ऐसे में मैं इस घर को छोड़कर आखिर जाती तो जाती कहाँ।
क्योंकि जहाँ भी मैं जाती वहाँ पर मेरे साथ यही सब कुछ किया जाता। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत को मानकर अपने सौतेले बाप के पास ही रहना पड़ा और मैंने अपने हालात अपनी किस्मत पर छोड़ दिए। मैंने कभी ये बात अपने सौतेले भाई यानी नितिन भाई को भी नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर नितिन भाई ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया तो उसके बाद तो मैं कहीं की भी न रहूंगी। मेरी माँ की मौत को आज 6 साल होने वाले हैं। इन गुजरे हुए 6 सालों में हर दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया है। मैंने सीमा के हाथों को अपने हाथों में दबाया और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम पहले से ही मुझे ये सब कुछ बता देती तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती। जिस पर सीमा हंसी और कहने लगी, मैं तो वो हूँ जिस पर उसकी माँ ने भरोसा नहीं किया, तो मैं ये कैसे सोच लेती कि कोई और मुझ पर भरोसा करेगा। सीमा की हंसी में जो दर्द था वो मेरे दिल को छलनी कर गया। बारिश अभी तक थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और सुबह की पहली किरण भी अब निकलने लगी थी। आखिरकार कुछ ही देर में बारिश का जोर टूटा और धीरे धीरे दिन निकलने लगा। मैंने वो रात सीमा के साथ उसके कमरे के अंदर ही गुजारी। सुबह के बाद जैसे ही नितिन घर आए तो मैंने हिम्मत करके उनके सामने सारी सच्चाई रख दी। नितिन का इस बात को मानना बहुत मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो भी सीमा के बचपन के रवैये को बहुत ज़्यादा महसूस करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके पीछे उनके खुद के बाप का इतना बुरा सलूक होगा। नितिन गुस्से में अपने पिता के कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटे थे। नितिन ने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उनके जिस्म में कोई भी हरकत न हुई। नितिन ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ को झुक गई। नितिन ने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि नितिन के पिता का देहांत हो चुका है। नितिन के पिता जान गए थे कि अब उनका सच बेटे के सामने आने वाला है और वो इतनी गंदी हरकत करने के बाद अपने बेटे का सामना करने को तैयार नहीं थे और शायद इसी बात को बर्दाश्त न कर सके और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने सीमा को हर दिन मरने से तो बचा लिया था, लेकिन उन दिनों और सालों का क्या जो उसने उस बदतमीज़ और बेहया आदमी की दरिंदगी बर्दाश्त करते हुए गुजारे। दोस्तों, तलाक पति पत्नी के दरमियान होती है, लेकिन उनके बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाते हैं। हमारे समाज में न जाने कितनी लड़कियां सीमा के जैसी होंगी जो अपने सौतेले बाप के जुल्म सितम का शिकार हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ने से पहले अपने मासूम बच्चों पर नज़र डालनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर हमने डाइवोर्स ली तो इन बच्चों का क्या होगा। आखिर अपने लड़ाई झगड़े का बोझ हम अपने बच्चों पर क्यों डालें, ताकि कोई बच्ची किसी दूसरे के हाथों का खिलौना न बन सके। और अगर कोई अपने आसपास किसी ऐसे आदमी से कोई भी उल्टा सीधा रवैया देखे तो उसे नज़रअंदाज ना करे, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करे। हो सकता है कि आपकी एक कोशिश से किसी मासूम की ज़िंदगी बच जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।